Good evening, my dear students. How are you all? Today I will समराइज चैप्टर सेकंड फेडरलिज्म कंप्लीटली। आज बेटा मैं पूरा चैप्टर आपको समराइज करूंगी कि फेडरलिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, जहां जहां हमें फेडरलिज्म के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। देखो बेटा, फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको कई बार ये बताया कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। मतलब ये है कि बेटा कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर को क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। कुछ पावर सेंटर के पास होती है और कुछ पावर किसके पास होती है, स्टेट के पास होती हैं। अब हमने देखा कि बेटा नंबर ऑफ जो कंट्रीज हैं हमारे पास वो 93 हैं, 193 है। उनमें से 25 के पास बेटा फेडरलिज्म सिस्टम है। किसके पास है, 25 के पास क्या है, फेडरल सिस्टम है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा कि फेडरलिज्म जो है हमारा उसके फीचर्स क्या हैं। आज मैं कंप्लीट चैप्टर रिवाइज करवाने जा रही हूँ 10th क्लास का पूरा, ठीक है। ध्यान से देखना है कि जो फेडरलिज्म है उसकी फीचर्स क्या हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर 2 भी गवर्नमेंट हो सकती हैं और मोर देन 2 भी गवर्नमेंट हो सकती हैं। सेकंड हम बात करें हैं कि यहाँ पे जो ज्यूरिडिक्शन हमारा वो भी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्ड हम देखेंगे कि फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितना भी जो फंडामेंटल हमारा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कैन नॉट बी, अकेला जो फंडामेंटल प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अकेला कोई रोल नहीं निभा सकता। उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, पार्लियामेंट से भी रिक्वायरमेंट चाहिए और हमारा जो लेजिस्लेचर है वहाँ से भी रिक्वायरमेंट चाहिए अगर हमारे को कोई भी चेंज करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोर्सेज जो होते हैं रेवेन्यू के उसमें भी क्लियरली साफ साफ लिखा होता है कि कुछ सोर्सेज किसके पास होते हैं, सेंटर के पास होते हैं और कुछ सोर्सेज किसके पास होंगे बेटा, हमारे स्टेट के पास होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखो बेटा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से, देखो यहाँ पे एक बार अंडरलाइन करोगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि बेटा कुछ नेशन अपने आप को इकट्ठा एक यूनिट बना लेते हैं जिसमें सबके पास अपनी खुद की अपनी अपनी पावर होती हैं। जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके पास खुद की अपनी इक्वल पावर है। उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आपको याद रखना है कमिंग में क्या होता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं, अलग अलग नेशन जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। 3 कंट्रीज आपको याद रखना है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हम देखेंगे बेटा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। जो होल्डिंग वाला है उसमें होल्ड का मतलब होता है कि एक नेशन है और नेशन के अंदर ही छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर हमने क्या किया, स्टेट बना दिए, छोटे छोटे स्टेट बना दिए। तो वहां पर क्या हुआ कि पावर इक्वल नहीं है, पावर जो है बेटा इक्वल नहीं है। मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है और स्टेट के पास क्या होती है बेटा, कम पावर होती है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो फेडरल कंट्री बनी हमारा इंडिया, किस तरीके से जो है फेडरलिज्म हमारी इंडिया में एस्टेब्लिश होता है। अब यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे जैसे जो बेल्जियम भी कैसे इस तरीके से बाहर आता है, श्रीलंका भी बाहर आता है, लेकिन इंडिया में अलग तरह की सिचुएशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेटा कि हमारे यहाँ पावर को 3 पार्ट्स में अलग अलग उस यूनियन लिस्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन लिस्ट। क्या देखेंगे बेटा, यूनियन लिस्ट। जैसे हमने देखा यूनियन लिस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिस पर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं बेटा, वो हमारे को देखने हैं। जैसे होते हैं डिफेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री का कोई डिफेंस मैटर होता है, फॉरेन अफेयर्स होंगे, बैंकिंग से संबंधित हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, करेंसी हो सकता है, ठीक है। ये सारे मैटर जिन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन एक्ट बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। देन स्टेट गवर्नमेंट आती है हमारी बेटा। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है कि केवल स्टेट ही उस पर लॉ बना सकता है। स्टेट के बना सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। आर्टिकल 249, अगर देश में किसी भी तरह की इमरजेंसी लग जाती है तो वहाँ पे आर्टिकल 249 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट के मैटर पर भी या स्टेट के सब्जेक्ट पर भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बना सकती है बेटा, सब्जेक्ट पर कोई भी एक्ट बना सकती है। याद रखना है ये आर्टिकल 249, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट हमारी कौन सी लिस्ट है, वो है बेटा हमारी कंकरेंट लिस्ट। कौन सी है, कंकरेंट लिस्ट। आपको ये इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें जो जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो दोनों पे। वहां पर स्टेट भी बनाएगी और सेंटर भी बनाएगा, स्टेट भी बनाएगा और सेंटर भी बनाएगा। अगर इन केस
दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है सेंटर और स्टेट में, तो फाइनली किसकी बात को इम्पोर्टेंस मिलेगी, वो मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप लोग बेटा एक चीज़ कर लो, यहाँ पे साइड में मैं लिख देती हूँ कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है बेटा उसमें कितने सब्जेक्ट है आज हमारे पास, उसमें है हमारे 100 सब्जेक्ट, ठीक है। पहले कितने थे बेटा, उसमें 97 थे। और जो हमारी स्टेट लिस्ट है बेटा उसमें पहले 66 थे और आज कितने हैं बेटा 61 है, ठीक है। ये लिख लेने हैं साथ में। और कंकरेंट लिस्ट है बेटा, इसमें हमारे पहले 47 थे और आज कितने हैं बेटा 52 हैं। कितने हैं 52 हैं, आप लोगों को ये याद रखना है। अब बेटा कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जो जिस टाइम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया था वहां पे नहीं लिखा था उनके बारे में, या उस टाइम पे वो कोई मुद्दा ही नहीं था। जैसे हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई भी आ जाता है, आईटी का कोई आ जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो जितने भी ये हैं उनको एक अलग लिस्ट है बेटा, उसको बोलते हैं रेजुडियरी लिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, रेजुडियरी लिस्ट बोलते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी से कोई आ जाएगा, वो उसी के पास है, उसमें हमारा स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता, वो टोटली किस पर डिपेंड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको देखेगी, ठीक है बेटा। इसके अलावा भी हम क्या देखेंगे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनके पास लिटिल पावर है, जैसे कि उनका एरिया स्मॉल है, ना तो उनको हम एग्जिस्टिंग जो जितने भी स्टेट हैं उनमें मर्ज कर सकते हैं और ना ही हम उनको इंडिपेंडेंट स्टेट बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आ जाए चंडीगढ़ आ जाए बेटा, ठीक है, चंडीगढ़ है, जैसे लक्षद्वीप आ जाए, जैसे हमारी कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली आ जाए, मतलब इनको बोलते हैं बेटा यूनियन टेरिटरी, यूटी बोलते हैं, जो एक कंप्लीट स्टेट नहीं है बल्कि यूटी बनाया गया है। इनको क्या बनाया गया है बेटा, यूटी। ये ध्यान से रखना है, इंडिया के अंदर आज के दिन बेटा 28 स्टेट हैं और 8 हमारे यूटी हैं। और जो लास्ट यूटी करंट में बनाया गया है J&K, किसको बनाया बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, ये याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर को एक यूटी बना दिया और सेकंड में जो लद्दाख है उसको सेकंड क्या बना दिया बेटा, हमारा सेकंड यूटी बना दिया गया। अब टोटल हमारे पास यूटी कितने हैं बेटा, 8। याद रखना है, यूनियन टेरिटरी में जितना भी जो प्रशासन का काम होता है वो कौन संभालता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। अब हम बात करेंगे कि बेटा पावर को किस तरीके से अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, और वो हम देखेंगे। जैसे पोखरण वाला भी याद कर लो बेटा, पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान में है। यहाँ से भी एक बार 1 लाइनर क्वेश्चन पूछा गया था, पोखरण बेटा राजस्थान में है। हमारे जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं वो पोखरण के राजस्थान से ही किए जाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि फेडरलिज्म जो है कैसे उसकी प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब कैसे उसको नॉर्मली हम उसके बारे में बात करेंगे। कि देखो जब हमारा देश, इसमें फर्स्ट में आप देखोगे बेटा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, सपोज करो 1947 में, हमारे यहाँ पर स्टेट नहीं बने हुए थे। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि भी स्टेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लैंग्वेज के बेस पे बनाएंगे या जो वहाँ पे जोग्राफिकल एरिया है, कल्चरल है, या वहाँ की कस्टम के हिसाब से बनाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, देश में दंगे हो रहे थे, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे करें। और पता है बेटा आप लोगों को, कांग्रेस का एक लीडर होता है, उसका नाम है पोटू, और या श्री रामुलु पोटू, ठीक है, ऐसा ही नाम है बेटा, उसका यही नाम है। और उसने क्या किया, 56 डे हंगर स्ट्राइक की, भूख हड़ताल की, और वो एक्सपायर हो जाता है। तब हमारे क्या हुआ बेटा कि देश में पहली बार लैंग्वेज के बेस पे या भाषा के आधार पर 1953 में आप लिख लो, 1953 में आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट बनाया जाता है। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट डिक्लेयर होता है लैंग्वेज के बेस पे। कब बेटा, 1953 में। पोटी श्री रामुलु ने कितने दिन तक हंगर स्ट्राइक की थी, 56 डे की थी आंध्र प्रदेश। अब करंट में आपसे बात कर लें। देखो बेटा पॉलिटिकल साइंस क्या है, हमेशा करंट के उससे जुड़ी होती है। तो लास्ट में अब देखो 2014 में जो हमारा लास्ट स्टेट बना है, किस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, वो बना है बेटा तेलंगाना। कौन सा बना है, तेलंगाना। देखो फर्स्ट भी आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश से ही निकला कौन सा, तेलंगाना, ठीक है, फर्स्ट भी और लास्ट भी। उसके बाद अभी कोई स्टेट हमारा नया नहीं बना है, ठीक है। अब आप मैप में देख सकते हो एक बार, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, अच्छे से मैप आप चारों ओर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या समझाया बेटा, ये एक बार लैंग्वेज वाला देख लो। सबसे पहले कौन सा देश में लैंग्वेज के आधार पे हमारा कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था। लेकिन अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी अराइज होता है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या हमारे सारे जो स्टेट हैं सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे बने या कुछ और भी था, नहीं। 3 जो स्टेट है उनको अंडरलाइन करना है बेटा। देखो
नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड 3 ऐसे स्टेट हैं जिनको किसके बनाया बेटा, कल्चरल के आधार पे, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके आधार पे, और कुछ जो है वहाँ पे इंथेसिटी है, मतलब उसकी जातीयता या कस्टम जो रीति रिवाज थे उसके आधार पर भी 3 स्टेट को अलग अलग बनाया गया। ऐसा है कि नॉर्मली जितने भी मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं हमारे भाषा के आधार पर बनाए गए, लैंग्वेज के बेस पे बनाए गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं बनाए गए। ठीक है बेटा, अब मैप आप लोगों ने देख ही लिया है। अब हम देखेंगे, चलो भाषा के आधार पे तो बन गए, लिंग्विस्टिक पॉलिसी भी, हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, इसके ऊपर भी काफ़ी दिन तक जो है बहस चलती रही। अब देखो बेटा 1947 में देश आज़ाद होगा, सबको पता लग गया, लेकिन हम लोग क्या चाहते थे, हम लोग ये चाहते थे कि हमारे देश में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ना बनाया जाए, इसलिए एक ऐसा नियम बनाया गया कि 1964 तक या 1965 तक तो सिर्फ इंग्लिश ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लेगी, लेकिन उसके बाद हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। 1965 के बाद हम हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं। लेकिन हमारे साउथ के कुछ ऐसे स्टेट हैं बेटा, जैसे तमिलनाडु है, वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जाए, वो चाहते थे कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का जो है दर्जा मिलता रहे। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा कुछ पार्ट्स हैं, जैसे 22 पार्ट्स हैं, तो हमारे 8 पार्ट में ये लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेज है हमारी वो बेटा कितनी होनी चाहिए, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे पास। कितनी है बेटा, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है। कोई भी इंडिया का जो सिटीजन है अगर सेंट्रल लेवल की कोई भी एग्जाम देना चाहता है तो इन 22 में से वो कोई सी भी लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। ये लैंग्वेज का इशू था बेटा, लेकिन 65 के बाद भी आज तक भी हमारे हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, वहाँ पर जो वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। लेकिन 1965 के बाद हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कर सकते हैं, ऐसा हमारी सरकार ने मजबूरी में किया। देखो अब श्रीलंका से याद करो, हमने श्रीलंका में पढ़ा था ना, सिन्हेला ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ तमिल को इग्नोर करके सिन्हेला को प्रायोरिटी दी थी, इसलिए वहाँ पर सिविल वार क्रिएट हुआ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए एग्री हो गए। लेकिन हमारी इंडिया की खुद की कोई अपनी लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब ये सब चलता रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि जो हमारी सेंटर और स्टेट में रिलेशन क्या हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन रहा। आप लोगों को पता है क्या पावर इक्वल हम पावर को सेपरेट करते हैं? नहीं, सेंटर के पास कुछ ज़्यादा पावर होती हैं और हमारे स्टेट के पास कुछ कम पावर होती हैं। लेकिन बेटा देखो स्टार्टिंग में 1952 में फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। 1950 में इलेक्शन कमीशन जो एस्टेब्लिश किया जाता है और सुकुमार सेन जो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अगर हम करंट में बात करेंगे तो आज हमारे सुनील अरोड़ा हाल ही में रिटायर हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन बिल्कुल करंट में जस्ट थोड़े 2-3 दिन पहले ही अब नए बने हैं हमारे, कौन बने हैं बेटा, सुशील चंद्रा हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। आप लिख सकते हो सुशील चंद्रा। अब हमारे को ये याद रखना है कि सेंटर और स्टेट में रिलेशन क्या था उस टाइम पे। देखो 1952 में इलेक्शन हुए, उससे हमने क्या देखा बेटा कि सेंटर में भी वही गवर्नमेंट होती थी जो स्टेट में थी। दोनों में सेम पार्टी, अगर बीजेपी है तो इधर भी बीजेपी, इधर कांग्रेस है तो इधर भी कांग्रेस है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाद में बेटा देखो 1990 के आसपास, 1990 के आसपास ऐसा हुआ कि सेंटर में अलग गवर्नमेंट बनी और स्टेट में अलग गवर्नमेंट भी। अब सेंटर में मान लो कांग्रेस पार्टी है तो जितने भी स्टेट में जहाँ जहाँ कांग्रेस नहीं है तो कांग्रेस पार्टी क्या कोशिश करती थी कि जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको डिसमिस कर दें। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहते हैं बेटा, उसमें प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहती थी। इस तरीके से 1990 के आसपास तक जो है कोलिएशन, जो गठबंधन वाला सिस्टम है वो चल पड़ता है। ऊपर भी किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आती और नीचे भी हमारा सेंटर स्टेट में भी ऐसा ही चलता रहता है। इसलिए हमने देखा बेटा, अब लास्ट में हम देखो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो यहाँ पे लिखी हुई 22 जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेज हैं, याद रखना है। हमारे 22 पार्ट जोन में से ही एक पार्ट में इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, सभी को याद रखनी है ये। और देख लेना सबसे ज़्यादा कितनी है, हिंदी वाले कितने हैं, 43 हैं टोटल। इन 100 में से 43 ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज को क्या मानते हैं, अपनी मातृभाषा मानते हैं, मदर टंग मानते हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में जो आज हमने मॉर्निंग की क्लास में पढ़ा था, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, ध्यान से दोनों, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा, कुछ पावर, देखो व्हेन पावर इज टेकन अवे, ध्यान से देखना, यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जाएगी। When power is taken away from central and state government and given to local government, मतलब जब कुछ पावर सेंट्रल से और कुछ स्टेट से ले करके किसको दी जाए बेटा, लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन।
मतलब ऐसा होता है कि बेटा पावर को 3 टायर में डिवाइड कर दो, कुछ पावर सेंटर से ले ली, कुछ पावर स्टेट से ले ली और कहाँ पर दे दी, लोकल गवर्नमेंट को। और लोकल गवर्नमेंट में क्या आ जाएगा बेटा, हमारा पंचायत आ जाएगा और म्युनिसिपैलिटीज आ जाएगा, पंचायत सिस्टम आ जाएगा और क्या आ जाएगा, म्युनिसिपैलिटीज आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखने हैं। अभी इसकी कुछ हमारी फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे आप लोगों को ये 6 सारी फीचर्स पढ़नी है। इसमें क्या बताया गया कि पहले बेटा ऐसा था कि पंचायत सिस्टम को लागू कर दिया, लेकिन कंपलसरी नहीं था। लेकिन 1992 के बाद जो पंचायत सिस्टम है हर स्टेट में, जितने भी हमारे स्टेट हैं सबके लिए कंपलसरी कर दिया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा अमेंडमेंट कर दिया गया कि हाँ पंचायत सिस्टम होगा। अब पंचायत सिस्टम कैसा होगा, उनमें क्या क्या प्रायोरिटीज होगी, कैसे कितने साल के बाद इलेक्शन होंगे, अब हम ये देखेंगे। अब देखो, नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। क्या बताया, मैंडेटरी है कि आफ्टर 5 ईयर्स यहाँ पे इलेक्शन होने ही होंगे, ऐसा हमारे अमेंडमेंट के बाद लिखा गया। देखो, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज। अब सीट्स को रिजर्व कर दी, किसके लिए बेटा, शेड्यूल कास्ट थे हमारे, शेड्यूल ट्राइब्स थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट रिजर्व कर दी। इतनी सीटें रिजर्व होंगी अकॉर्डिंग टू रेशो, उनका कितना रेशो होगा। उसके बाद देखो, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशन आर रिजर्व फॉर द वुमेन। अब मैंने क्या देखा बेटा, जो रिजर्व जो हमारी फीमेल थी उनके लिए भी 1/3 जो है रिजर्वेशन कर दी। जरूरी नहीं है 1/3 मिले। अब आज के दिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जहाँ पर बेटा 50% रिजर्वेशन है। जैसे हरियाणा की हम बात करें, कितना है बेटा, हरियाणा में आज के दिन 50 है। ठीक है, अगर अब कल को हमारे हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो 50% सीटों पर कौन लड़ेंगी, फीमेल लड़ेंगी। ठीक है, उसके आगे और देखो बेटा, स्टेट्स गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रिवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट्स। अब बता दिया कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसको कुछ रिवेन्यू किसको देने पड़ेंगे बेटा, लोकल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, ऐसा भी लिखा हुआ था। अब हम देखेंगे बेटा, रूरल गवर्नमेंट इज पॉपुलर नोन बाय द नेम ऑफ पंचायत। जो गाँव की जो रूरल गवर्नमेंट होती है बेटा उसको पंचायत कहते हैं। और पंचायत में क्या होता है बेटा, एक सरपंच होता है और कुछ पंच होते हैं, वो सारे मिलकर क्या करते हैं, गांव में जितनी भी गांव की जो व्यवस्था होती है, बिजली पानी का है, सड़क बनवाने हैं, साफ सफाई वगैरह करना है, गांव में कितना बजट आएगा, हम ग्राम सभा की कितनी बैठकें होंगी, सारे काम सरपंच मिलकर करते हैं। ग्राम सभा की बैठकें बेटा महीने में 1 होना कंपलसरी है, या साल में 2 या 3 हो। ठीक है, महीने में नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है कि ग्राम पंचायतें जो होती हैं, ग्राम सभा की मीटिंग कोई नहीं करता। अब कई बार ये पूछ लेते हैं जो ग्राम सभा होती है उसके मेंबर्स कौन होते हैं बेटा, गांव में जितने भी 18+ है ना, जिनका हमारे उसमें वोटर लिस्ट में नाम है, वो सारे के सारे ग्राम सभा के क्या होते हैं बेटा, मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि किस तरीके से पंचायत इलेक्शन करवाती है और दूसरा कौन करवाता है बेटा। देखो, गांव में तो पंचायत होती है, गांव में क्या होती है बेटा, पंचायत होती है, लेकिन शहर में क्या होती है बेटा, म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। अब ध्यान से देखो, गांव में पंचायती पूरा काम करवाती है, ऐसे ही शहर में कौन करवाएगा बेटा, म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं वो काम करवाती हैं। जैसे गांव में हाई लेवल पर कौन होता है, सरपंच होता है, ऐसे म्युनिसिपैलिटीज जो होते हैं बेटा, कॉर्पोरेशन जो होता है वहाँ पर मेयर होता है जो सारा काम संभालता है। अब गांव के सिस्टम को भी बेटा 3 लेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों का जो इलेक्शन वगैरह होती हैं उसको करवाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया था और एक फाइनेंस कमीशन भी एस्टेब्लिश किया गया था, ताकि वहाँ पर जो भी खर्चा वगैरह होता है वो कौन देगा, फाइनेंस कमीशन देखेगा। इलेक्शन कौन करवाएगा बेटा, वो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। जैसे सेंटर वाला इलेक्शन कमीशन है ना बेटा, वो सिर्फ किसका करवाता है, हमारे पार्लियामेंट का करवाता है, लेजिस्लेचर की करवाता है, लेकिन जो पंचायतों की इलेक्शन है ना बेटा वो कौन करवाएगा, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इस तरीके से हमने देखा बेटा पंचायतें भी 3 लेयर्स पे बटी हुई थी। जैसे हम कहेंगे ऊपर हमारी कौन सी होती है बेटा, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। सेकंड लेयर होती है पंचायत कमेटी होती है। और थर्ड होती है बेटा जिला परिषद, किसको बोलते हैं, जिला परिषद। इसी तरीके से शहरों में भी जितने भी हमारे सिटीज है वहाँ पर भी हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो हमने पूरे चैप्टर में देखा कि किस तरीके से बेटा फेडरलिज्म जो है हमारे पूरे देश में अपने आप को प्रूव कर देता है कि किस प्रकार से पावर जो डिवाइड है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करोगे। ओके।